जय हिंद साथियों, कैसे हैं? स्वस्थ हैं, मस्त हैं। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं संदीप शर्मा, व्याख्याता वाणिज्य, आप सभी का आज के इस खास सेशन में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हैं कि एक बड़ी न्यूज़ है, वो आरपीएससी की तरफ से जारी की गई है। जिस भर्ती का काफ़ी समय से आप लोग इंतज़ार कर रहे थे, उसका नोटिफिकेशन है आरपीएससी ने जारी कर दिया है। हो सकता है जितनी भर्ती आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, हो सकता है उतनी भर्तियों के लिए नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन आखिरकार पिछले एक साल का जो इंतजार है वो पूरा हुआ है और आरपीएससी ने स्कूल व्याख्याता 2024 भर्ती का नोटिफिकेशन है वो उन्होंने जारी कर दिया है। तो इसलिए जो विद्यार्थी तैयारियों में लगे हुए हैं उनको लगातार अपनी तैयारियों को जारी रखना है, और जो विद्यार्थी अभी तक भी वो इंतजार कर रहा था कि कब नोटिफिकेशन आएगा और उसके बाद मैं तैयारी स्टार्ट कर दूंगा, तो उसके लिए भी अब एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर वो फ़ायदा उठाना चाहता है, गजेटेड ऑफिसर बनना चाहता है, मोहर लेना चाहता है, आरईएस बनना चाहता है, तो उसके पास एक शानदार मौका है, वो आरपीएससी ने दिया है। और लगभग उन्होंने जितने जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस महीने तक वैकेंसी है वो आ सकती है, और वो वैकेंसी अब आ चुकी है। तो कौन सी जो पोस्ट है वो कितने, यानी कितने विषय, कौन से विषय के लिए, कितने पदों के लिए आरपीएससी ने नोटिफिकेशन जारी किया है, इसकी एग्ज़ाम फॉर्म भरने की डेट कितनी है, साथ में परीक्षा की तिथि कब तक हो सकती है, संभावित डेट है, उसको आधार मान के आज के इस सेशन को हम स्टार्ट करेंगे। वैसे तो आरपीएससी ने 2 दिन पहले ही उन्होंने जो भर्ती एग्ज़ाम है उसका कैलेंडर जारी किया है, लेकिन फिर भी आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। इस भर्ती को भी उस कैलेंडर में शामिल कर लिया जाएगा। एक्सपेक्टेड डेट है वो आरपीएससी द्वारा जल्द ही जारी कर दी जाएगी। लेकिन सबसे पहले हम चर्चा करेंगे उस नोटिफिकेशन की, और उसमें देखेंगे कौन से जो विषय हैं उनके लिए लॉटरी निकली है, क्योंकि कौन से विषय में कितने पद आए हैं और कौन से विषय में सबसे ज़्यादा पद है, इस पे हम आज के सेशन में चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करें आज के सेशन को। ये सेशन बहुत ही खास है। जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उन सब को ये सेशन है वो आपको शेयर कर देना है, ताकि वो भी अपडेट हो जाए और अपनी जो तैयारियां हैं उनको भी स्टार्ट कर सके। ठीक है, अब देखो इस नोटिफिकेशन पे अपन चर्चा करेंगे। देखो ये नोटिफिकेशन है वो आरपीएससी ने जारी किया है। कब जारी किया है? राजस्थान लोक सेवा आयोग की तरफ से ये नोटिफिकेशन आया है, और उसकी डेट क्या है? आज ही की डेट है, यानी 25/10/2024 को ये नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है। जिसमें क्या है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग, जिसमें आपका राजस्थान शिक्षा और राज्य अधीनस्थ सेवा नियम 2021 के अंतर्गत प्राध्यापक यानी स्कूल लेक्चरर और कोच, स्कूल शिक्षा के जो 24 विषय हैं उनके लिए कुल 2202 पद, यानी 2202 पदों के लिए ये नोटिफिकेशन है वो आरपीएससी ने जारी किया है। देखो, लोग जिस प्रकार की मार्केट में खबरें चल रही थी, ये अनुमान लगा के चल रहे थे कि 6000 पदों के आसपास भर्ती है वो आने की संभावना है, लेकिन विभाग की लेट लतीफी के कारण, क्योंकि स्कूल लेक्चरर के 17,000 पोस्ट है अभी भी खाली है, और साथ में क्योंकि खाली क्यों है? क्योंकि डीपीसी नहीं हुई है। आप सब जानते हो कि जो लेक्चरर पोस्ट है वो एक ऐसी पोस्ट है जिसमें 50% सो आपका प्रमोशन होता है और 50% है वो सीधी भर्ती यानी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है। अब अगर वो 17,000 पोस्ट पे डीपीसी हो जाती तो उसके अकॉर्डिंग और पद है वो सर्जित हो सकते थे, लेकिन क्योंकि ये जो 2202 पद है इसकी अभ्यर्थना आरपीएससी को जो कार्मिक विभाग है उसकी तरफ से 1-1.5 साल पहले ही तैयार कर ली गई थी, तो उसी के आधार पर ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था। तो ये थोड़ी सी अपने लिए ये कह दिया भाई क्षति है, क्योंकि अपन 6000 पोस्टों का अनुमान लगा रहे थे लेकिन 2202 पोस्ट ही आई है। लेकिन क्योंकि जो सिलेक्ट होता है उसको सिर्फ एक पोस्ट चाहिए,
सिलेक्शन वाले को एक पोस्ट चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार आपने देखा होगा कि अर्जुन मछली की आंख पर निशाना साध रहा था तो उसे सिर्फ मछली की आंख दिखाई दे रही थी, मछली नहीं। तो आपको भी अपने लिए एक पोस्ट है उसको रिजर्व करना है। तो इसलिए पोस्ट जरूर 2202 है, लेकिन हो सकता है कि आपके सब्जेक्ट में ज़्यादा हो। जिस सब्जेक्ट से आपने पीजी कर रखी है और फर्स्ट ग्रेड की एग्ज़ाम में शामिल होना चाहते हैं उसके लिए ज़्यादा पोस्ट हो सकती है। तो इसलिए इस पर ध्यान नहीं देना, आपको अपनी उस एक पोस्ट पे ध्यान देना है जो आपके लिए रखी गई है। ये मानो कि वो पोस्ट आपकी है। तो ये 2202 पोस्टों के लिए उन्होंने ऑनलाइन आवेदन है वो आमंत्रित किए गए हैं। अब इसमें साफ बात यह भी लिखी है कि पदों में कमी और वृद्धि भी की जा सकती है। ये क्यों की जा सकती है, इसमें थोड़ा सा एक तार्किक पॉइंट बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि आज से 3 दिन पहले ही आरपीएससी ने एग्जाम कैलेंडर जारी किया है, यानी 3 दिन ही, सॉरी 2 ही दिन पहले 23 तारीख को उन्होंने आरपीएससी ने संशोधित एग्जाम कैलेंडर जारी किया है और 2 दिन बाद ये भर्ती आती है। इसका मतलब आरपीएससी को तो पहले से पता था, क्योंकि अचानक तो ये भर्ती आई नहीं है। तो अगर आरपीएससी की इच्छा होती कि पहले ये भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दे फिर उसको कैलेंडर में शामिल कर ले, तो यहाँ पे एक थोड़ी सी बात बन सकती है कि अगर शिक्षा विभाग की जो डीपीसी है वो समय पे हो जाती है तो थोड़ी सी ये संभावना बनती है कि इन पोस्टों में वृद्धि भी हो सकती है। आपको इस बात पे थोड़ा सा विश्वास करना पड़ेगा और अपनी तैयारियों को स्टार्ट करना पड़ेगा। अब देखो कौन से विषय के लिए कितनी पोस्ट है। देखो जर्नलिज्म जो आपका जनरल है, एससी एसटी ओबीसी एमबीसी ईडब्ल्यूएस, इसके लिए तो अलग अलग वर्गीकरण बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हो कि ये नोटिफिकेशन आपको कंप्लीट मिले तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से ये आपको कंप्लीट नोटिफिकेशन है वो मिल जाएगा और संपूर्ण जो जानकारी है वो भी मिल जाएगी। अपन पोस्टों की बात करेंगे। सबसे पहले देखो हिंदी में 350 पोस्ट है। अगर बात करें सबसे ज़्यादा पोस्टों की तो हिंदी में सबसे ज़्यादा पोस्ट है, कितनी? 350 पोस्ट है वो हिंदी विषय के लिए आई है। इंग्लिश के लिए कितनी आई है? इंग्लिश के लिए ये आपकी 325 पोस्ट इंग्लिश के लिए है। संस्कृत के लिए कितनी है? 64 पोस्ट है वो संस्कृत के लिए है। राजस्थानी के लिए कितने हैं? 7 पोस्ट है वो आपकी राजस्थानी के लिए। कितनी पोस्ट है? 7 पोस्ट है वो आपकी राजस्थानी के लिए। इसके अलावा और कौन कौन सी है, कितनी कितनी पोस्ट है? राजस्थानी के लिए 7 पोस्ट हो गई है आपकी। इसके बाद जो आपकी पंजाबी है, पंजाबी के लिए कितनी है? पंजाबी के लिए आपकी 11 पोस्ट है। उर्दू के लिए आपकी कितनी है? 26 पोस्ट है। हिस्ट्री के लिए आपकी कितनी है? 90 पोस्ट है। पॉलिटिकल साइंस की कितनी है? 225 पोस्ट है। तो पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, अंग्रेजी ये अभी 200 प्लस वाले में आ रही है। और ज्योग्राफी है उसमें भी आपकी कितनी है? 210 है। इकोनॉमिक्स कितनी है? उसमें भी 35 है ना। तो कुल मिला के इकोनॉमिक्स में 35 है, ज्योग्राफी में 200 प्लस यानी 210 है, पॉलिटिकल साइंस में 225, हिस्ट्री में थोड़ी सी कम है, कितनी है? 90 पोस्ट है वो हिस्ट्री के लिए रखी गई है। ठीक है। इसके अलावा और कौन कौन से सब्जेक्ट में कितनी कितनी पोस्ट है? ज्योग्राफी में हो गई आपकी कितनी? ज्योग्राफी में आपकी 210। कितनी होगी? ज्योग्राफी में 210। इकोनॉमिक्स में 35, सोशियोलॉजी में है आपकी 16, होम साइंस में भी 16 और आपकी केमिस्ट्री में 36 पोस्ट है। अब देखो आपका कौन सा सब्जेक्ट है उसके हिसाब से आप तैयारी कर सकते हो, है ना। इसके बाद फिजिक्स में कितनी है? फिजिक्स में है आपकी 147। मैथ में देखो सबसे ज़्यादा है फिर 150 प्लस यानी 153। साइंस के विषय में फिजिक्स और मैथ में है वो सबसे ज़्यादा पोस्ट है। मैथ में 153 है और फिजिक्स में 147 है। बायोलॉजी में कितनी है? बायोलॉजी में आपकी 67 पोस्ट है। ये देखो सबसे बड़ी बात, कॉमर्स जो अपना सब्जेक्ट है उसमें 340 पोस्ट है। कितनी? 340 पोस्ट है कॉमर्स में। हिंदी के बाद सबसे ज़्यादा पोस्ट है वो किस में है? कॉमर्स में है 340। कॉमर्स में 340 क्योंकि
कॉमर्स आप सब जानते हैं कि कॉमर्स में जो पीजी होती है, चाहे आपने ईएफएम से की है, चाहे आपने बीएडएम से किया, चाहे आपने अकाउंटेंसी से की है, लेकिन उसमें जब भर्ती आती है तो वो भर्ती कंबाइंड रूप से आती है, तीनों रूप सब्जेक्ट की अलग अलग नहीं आती है। तो कॉमर्स में एक बम्पर भर्ती है 340, 2013 में जो भर्ती आई थी उसमें कॉमर्स में सबसे ज्यादा पद थे 621। उसके बाद यानी लगभग आपके मान लो 11 साल बाद इतनी बड़ी भर्ती है वो कॉमर्स में आ रही है। तो बढ़िया अपॉर्चुनिटी है आपके पास, इसको आप तैयार कर सकते हो। ड्राइंग में कितनी है? ड्राइंग में आपकी 35 है। म्यूजिक में कितनी है? म्यूजिक में आपकी 6 पोस्ट शामिल की गई है। तो कुल मिलाकर लगभग हर सब्जेक्ट में भर्तियां हैं। लेकिन अब इन भर्तियों को आप किस तरीके से देखते हो, किस तरीके से आप तैयार करते हो, वो आप पे डिपेंड है। क्योंकि जो फर्स्ट ग्रेड की भर्ती होती है ना, वो पहले तो बहुत ही कम आती थी, आजकल ये बहुत थोड़ी बहुत आने लगी है, नहीं पहले बहुत ही कम भर्तियां आती थी फर्स्ट ग्रेड में। क्योंकि उस समय क्या होता था, इंटरव्यू होता था। अभी तो क्योंकि डायरेक्ट भर्ती है, इसमें आपका इंटरव्यू नहीं होता, पेपर होता है, पेपर में जिसका सिलेक्शन होता है उसको डायरेक्ट जॉब लगती है। तो म्यूजिक में कितने हो गए? 6 पोस्ट हो गए। फिजिकल एजुकेशन में आपके 37 पोस्ट। कोच रेसलिंग का 1 पोस्ट है, कोच खो खो की 1 पोस्ट है, कोच हॉकी की 1 पोस्ट है और कोच फुटबॉल की 3 पोस्ट है। ये कोच है यानी शारीरिक शिक्षा के जो प्राध्यापक होते हैं उनसे रिलेटेड ये पोस्ट है। तो ये कुछ ही लोगों के पास है, वो इसमें शामिल होते हैं, बाकी इनमें प्रमोशन होता है। लेकिन फिर भी ये फिजिकल एजुकेशन वाली जो 37 पोस्ट है फर्स्ट ग्रेड की, वो बहुत ही खास है ना। तो इस तरीके से ये भर्ती जरूर 2202 पदों के लिए, लेकिन उसमें आपके लिए एक पद है वो सिक्योर आपको रखना है, तो वो आप इसमें रख सकते हो। ये सूचनाएं दे रखी है, ये आपकी सूचनाएं है वो बैकलॉग से संबंधित दे रखी है। इसमें अपने को ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोई पोस्ट है वो पहले खाली रह जाती है, वो बैकलॉग से भरी जाती है, तो इसमें वो ऐसी बात है। तो अपने लिए आपको अपना सब्जेक्ट है वो चुनना है, कौन से सब्जेक्ट से हो आप, और उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी में लग जाना है ना। इसके अलावा इसमें और कुछ ऐसी सूचनाएं जो आपके लिए ज़रूरी है मैं आपको बता देना चाहता हूं, है ना, ताकि आप है वो अपनी तैयारियों को बहुत ही अच्छे तरीके से कर सके। देखो ये नोटिफिकेशन है, इसमें कुछ और जानकारियां हैं जो आपकी योग्यता से संबंधित हो सकती हैं, है ना। उस पर अपन थोड़ी सी चर्चा और कर लेते हैं। जो आपका जो पद है पोस्ट 1 से 11 तक के लिए आपको पता है 1 से 11 तक, और 13 से 15 के लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट होना चाहिए। यानी क्या होना चाहिए? इसके लिए आपको पीजी होना चाहिए, क्योंकि स्कूल लेक्चरर की जो भर्ती आती है उसमें आपका बीएड प्लस पीजी होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, प्लस आपके पास बीएड होनी चाहिए। अगर आपके पास बीएड है और पीजी आपने कर रखी है और इन सब्जेक्ट में से आप किसी भी में क्वालिफाइड है, तो आप ये फॉर्म है वो भर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा और इसमें कौन सी जानकारी है? शैक्षणिक योग्यता से रिलेटेड देखो, शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधान, पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित। कई विद्यार्थियों के ये क्वेश्चन होते हैं कि कोई या तो बीएड फाइनल में है या एमए फाइनल में, तो वो पूछता है क्या मैं इस भर्ती में शामिल हो सकता हूं। तो इसमें स्पष्ट लिखा है जिस समय नोटिफिकेशन आया है और नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप अगर उस योग्यता के अंतिम वर्ष में हो तो आप उस फॉर्म को भर सकते हो, लेकिन जब एग्जाम होगी उससे पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, है ना। जैसे आप बीएड सेकेंड ईयर में हो तो आपका जो सेकेंड ईयर है उसकी एग्जाम है जब कंप्लीट हो जानी चाहिए, कब? जब फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम हो उससे पहले।
अगर आप एमए फाइनल में हो तो आपके एमए फाइनल की एग्जाम कंप्लीट होकर आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। कब? जब आरपीएससी एग्जाम आयोजित करवाती है उससे पहले। तो इसमें क्या अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा। उसे आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा। ठीक है, यह सबूत इन्हें देना होगा। तो इसका मतलब है जिस अंतिम परीक्षा में आप शामिल हो, अगर आपने बीएड कर रखा है, एमए बाद में कर रहे हो तो आप फाइनल में होने चाहिए, और अगर आपने एमए पहले कर लिया और बीएड बाद में कर रहे हो तो बीएड का आपका सेकंड ईयर होना चाहिए, या सेकंड ईयर भी नहीं हो, बाय द वे फर्स्ट ईयर, लेकिन एग्जाम आगे खिसक जाए, लेकिन एग्जाम जब होती है उससे पहले आप उस योग्यता को अर्जित कर लेनी चाहिए। उसके अलावा आपकी जो सैलरी वगैरह L12 में होंगे, जो 4800 ग्रेड पे होगा, तो इसमें आपको ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है ना। आप प्रोबेशन में होगे तो आपको 31,100 रुपये है वो फिक्स मिलेंगे। कितने साल तक? 2 वर्ष तक। 2 वर्ष तक आपको 31,100 रुपये मिलेंगे। ठीक है, और 2 वर्ष कंप्लीट करने के बाद 44,300 प्लस आज की रेट का जो 53% डीए है, क्या है? 53% डीए है प्लस 9% एचआरए है। तो ये जोड़ के आप कर सकते हो लगभग 70,000 प्लस आपकी सैलरी वो इसमें बन जाएगी। तो सैलरी की तरफ तो आपको देखना नहीं, क्योंकि जब आप गजेटेड ऑफिसर बन जाते हो तो सैलरी की फिर आपके लिए कोई कमी नहीं रहेगी, खूब सारा वेतन है वो आपको मिलेगा, है ना। तो इसलिए आपको तैयारी करनी है। आयु सीमा के रूप में 1/1/2025 को आपकी आयु न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। बाकी जो भी छूट है वो आयोग द्वारा जो छूट दी गई है उसके अकॉर्डिंग ये छूट है वो शामिल होती है। लेकिन अगर बात करें न्यूनतम सीमा की तो न्यूनतम तो 21 ही होगी, न्यूनतम में किसी प्रकार की छूट नहीं होगी। मैक्सिमम है 40 वर्ष। यहाँ पर आपको छूट मिल सकती है कि अगर कोई सामान्य SC ST OBC EWS है, महिला है, तो उनको अलग अलग तरीके से है वो आयोग द्वारा छूट दी जाती है, तो उस छूट के तहत वो पात्र हो सकते हैं। ठीक है, जैसे इसमें ये 5 वर्ष दे रखी है ना। राजस्थान के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर है उनको 5 वर्ष, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा, आर्थिक रूप से कमजोर महिला है उनको 10 वर्ष, है ना। सामान्य अनारक्षित वर्ग की महिला है उनको 5 वर्ष, है ना। विधवा और जो परित्यागता है उनकी आयु सीमा कुछ भी नहीं है, यानी वो 60 वर्ष तक भी क्या कर सकती है? एग्जाम में बैठ सकती है। तो ये आयु सीमा से रिलेटेड हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा कोई आपके ये कुछ नॉर्मल जानकारियां हैं कि आपके खिलाफ कोई केस वगैरह नहीं हो, वैसा इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका मेन टारगेट है वो क्या होना चाहिए? मोहर के लिए होना चाहिए कि हमें अपन को क्या लेनी है? 2025 में अपन को राजपत्रित अधिकारी की मोहर है वो लेनी है, यानी लोगों के जो आय प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र है, मूल निवास प्रमाण पत्र है, उस पर हमें साइन करना है। तो उसके लिए आपको प्रयास करना है। चयन प्रक्रिया क्या रहेगी? तो चयन प्रक्रिया है वो किसके माध्यम होगी? अभ्यर्थी जो प्रतियोगी परीक्षा है नहीं, लिखित एग्जाम होगी, और उसके अनुसार आपके जो मेरिट आएंगे उसमें आपका जो स्केलिंग मॉडरेशन नॉर्मलाइजेशन है वो पद्धति को अपनाया जा सकता है। अगर पेपर है वो एक से ज़्यादा शिफ्ट में होता है तब परीक्षा का, तो इसके संबंध में आपको यथासमय सूचित कर दिया जाएगा। 2 दिन पहले यानी 23/10 को आरपीएससी ने कैलेंडर जारी किया है, लेकिन उसमें फिर इसको शामिल कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। इसकी योजना तो इसमें आपको पता है कि वस्तुनिष्ठ टाइप क्वेश्चन आएंगे, है ना। 75 प्लस 150 क्वेश्चन होंगे और टोटल आपके कितने हो जाएंगे? 450 का पूर्णांक इसमें हो जाएगा। आवेदन की अंतिम तिथि 5/11/2024 से लेकर 4/12/2024 के मध्य आपको ये फॉर्म भरना है। लेकिन कहते हैं काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, है ना। तो 5 तारीख के स्टार्ट होते ही तुरंत फटाफट आपको फॉर्म भर देना है और अपनी तैयारियों में लग जाना। ये नहीं कि 4/12 का इंतजार करेंगे और फिर फॉर्म भरेंगे, नहीं, फटाफट फॉर्म भरो और अपनी तैयारियों पे लग जाओ। जहाँ पे आप पढ़ रहे हो वहाँ पे आप पढ़ते रहो। जो कॉमर्स के विद्यार्थी हैं उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारी तरफ से आपको निःशुल्क, है ना, जो ऑनलाइन कोर्स है वो करवाया जाएगा, तो वो भी हमें ज्वाइन
कर सकते हैं। तो ये फॉर्म भरने का 1 महीना आपको मिलेगा, इसमें आपको फॉर्म भर देना है। फॉर्म भरने की प्रोसेस है वो आप सबको पता ही है कि आपको अपनी SSO ID पे लॉगिन करना है और वहाँ पे अगर जिन्होंने 1 टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं किया है उनको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। जिन्होंने 1 टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं किया है उन्होंने 1 टाइम यानी OTR करना पड़ेगा और OTR के माध्यम से उनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और या वो SSO ID के माध्यम से जो पोर्टल है रिक्रूटमेंट उस पर अपना फॉर्म है वो सबमिट कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा और फोटो प्रीव्यू है वो आपको पता ही कि भाई लाइव प्रीव्यू है वो अपलोड करना पड़ता है आजकल। जो चयन बोर्ड है और साथ में RPSC या और अन्य विभाग उन सब ने ये कर दिया कि फोटो है वो लाइव अपलोड करना आपको। ठीक है, ये सारी सूचनाएं हैं मुख्य रूप से, इनके बारे में तो वैसे आप सब जानते हो। मोटे मोटे बात ये है कि अब अपने को तैयारियों में लग जाना, क्योंकि बहुत समय से विद्यार्थी इस बात की चर्चा कर रहे थे कि कब फॉर्म आएगा, कब हम तैयारी करेंगे। लेकिन मैंने बताया था कि कोई भी फॉर्म आता है तो उसमें आराम से 8-10 महीने लग जाते हैं। जो शुल्क है वो 600 रुपये रहेगा, है ना। सामान्य वर्ग जो पिछड़ा वर्ग की क्रीमिलियर है, अति पिछड़ा वर्ग के हैं और जो आरक्षित वाले हैं उनके लिए 400 और जो दिव्यांग है उनके लिए भी 400 रुपये आपका शुल्क रहेगा। फॉर्म शुल्क जो आप जमा करवा के फॉर्म में भर सकते हो, ये भरना ही है आपको, तैयारियों में लग जाना है। इसका जो सिलेबस है वो किस तरीके से रहता है, स्कीम एंड सिलेबस है पोस्ट फॉर स्कूल लेक्चरर। इसके लिए आपको पता है कि 450 मार्क्स का होता है। उसमें जो आपका पहला पेपर है वो 150 मार्क्स का यानी 75 क्वेश्चन होते हैं और दूसरा 300 मार्क्स का यानी 150 क्वेश्चन होते हैं। इन सब का वर्गीकरण है वो मैंने अपनी पिछली क्लास में आपको बताया था। सेकंड जो पेपर है कॉमर्स से रिलेटेड उस पर मैंने सिलेबस पे चर्चा की थी, खूब से बहुत सारे विद्यार्थियों ने उनको देखा भी था और जिन्होंने नहीं देखा वो अब देख सकते हैं और उनके अनुसार अपनी तैयारियों को आगे तक लेके जा सकते हैं। एमसी क्वेश्चन यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो इसमें पूछे जाएंगे, साथ में नेगेटिव मार्किंग होगी और 1/3 यानी 1/3 है वो गलत आंसर होने पर काटा जाएगा। यानी आपका आंसर गलत है तो 1/3 भाग है वो नेगेटिव मार्किंग का भी इसमें रखा गया है। ठीक है, और क्या है इसमें, साथ में देखो इसमें सिलेबस भी दे दिया है। सिलेबस के बारे में भी चर्चा, एक चीज ये देखो नई है, क्या है इसमें, द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ईच पेपर, ईच यानी प्रत्येक, दोनों पेपर में आपको कितने आने चाहिए, 40% अंक आने चाहिए, तभी आप उस एग्जाम के में क्या होगे, मेरिट में शामिल होने के लायक रहोगे। अपन ने देखा था ना कि बहुत सारे जब ये नियम नहीं आया था उससे पहले किसी के मान लो 35% 30% आ गए वो भी सिलेक्ट हो गया था। लेकिन अब क्या आ गया कि प्रत्येक चाहे किसी से भी हो, SC ST OBC जनरल किसी से भी हो, उसको मिनिमम 40% मार्क्स तो लेके आने ही पड़ेंगे ईच पेपर में। अगर कोई किस में है, कोई SC ST में है, SC में है या ST में है, उनको 5% की छूट होगी तो उनको कितना लेके आना पड़ेगा, 35% लेके आना पड़ेगा। ठीक है, अब ये पहला पेपर है जनरल स्टडीज जिसके 75 क्वेश्चन होंगे, वो 1 घंटा और 30 मिनट इसमें आपको टाइम मिलेगा। इसमें क्या क्या आएगा, हिस्ट्री ऑफ राजस्थान एंड इंडियन हिस्ट्री विद स्पेशल एम्फेसिस ऑफ इंडियन नेशनल मोमेंट, और क्या आएगा, मेंटल एबिलिटी स्टैटिक्स सेकेंडरी लेवल की, मैथमेटिक्स सेकेंडरी लेवल की, लैंग्वेज एबिलिटी जिसमें हिंदी और इंग्लिश आ जाएगा, आपका करंट अफेयर आ जाएगा, फिर जनरल साइंस, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, फिर एजुकेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशन मैनेजमेंट, एजुकेशन सिनेरियो इन राजस्थान, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन यानी RTE 2009 के संबंध में, ये यानी 5 पॉइंट है। अभी 5 पॉइंटों में बहुत सारा मैटर है, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। अब इसमें सबका अलग अलग है, जैसे हिंदी है इसके 5 क्वेश्चन, इसके 5 क्वेश्चन है, मैथ के 5 है, स्टैटिक्स के 5 है, करंट अफेयर के 10 है ना। इस तरीके से टोटल 75 क्वेश्चन है वो इन 5 टॉपिकों में से आपसे पूछे जाएंगे। सेकेंड पेपर में क्या होगा, आपका नॉलेज ऑफ होगा, नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट कंसर्न जो सीनियर सेकेंडरी लेवल 12वीं तक का होगा यानी 12th तक का, ये आपका या आप BA का दो, BCom का दो और BSc का दो, उसका लेवल होगा। और ये आपका MA का दो, MCom का दो या MSc का दो,
उनके लेवल का पूछा जाएगा। साथ में पेडागोजी, जिसमें टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यूज ऑफ कंप्यूटर्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टीचिंग लर्निंग, यानी कुल मिला के आपके सिलेबस में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं किया गया है। जो पहले वाला जो सिलेबस था एज इट इज वो रखा गया है। तो इस सिलेबस को जिन विद्यार्थियों ने तैयार कर लिया है उसको और मन लगा के तैयार करें, और जिन्होंने अभी तक भी तैयार नहीं किया उनके पास एक गुड अपॉर्चुनिटी है, वो ये सारी चीज़ तैयार कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें कौन सी जानकारियाँ हो सकती है जो आपके लिए बेनिफिट वाली साबित हो? इसमें जो कोच से रिलेटेड है तो कोच वाला अपना कोई ज़्यादा नहीं है। कोच से रिलेटेड है तो कोच का लगभग पैटर्न यही रहेगा, इसी के अकॉर्डिंग कोच को तैयारी करनी है ना। जो पैटर्न है वो भी कोच का ही रहेगा कि इसमें भी 450 मार्क्स हैं और कितने लेके आने, 40% मार्क है वो लेके आने हैं। ठीक है, ये जो कोच फिजिकल एजुकेशन है, लेक्चर ऑफ फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड है, उसका भी लगभग सिलेबस यही रहने वाला है। ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म आपको भरना है। ऑप्शन है वो 1 2 3 4 5 होंगे, और आपका 5वां ऑप्शन होगा उसका जवाब। अगर आप टिक नहीं करते तो 5वां ऑप्शन आपको करना पड़ेगा। अगर 10% से ज़्यादा क्वेश्चन आप खाली छोड़ देते हो तो आप उस एग्जाम से डीबार हो सकते हो। इसलिए 5वां क्वेश्चन है, 5वां ऑप्शन है, उसका आंसर जरूर आपको देना पड़ेगा। अगर 1 सही है तो 1 लगाओ, 2 सही है तो 2 लगाओ, 3 सही है तो 3 लगाओ, 4 सही है तो 4 लगाओ। लेकिन आपको लगता है कि ये क्वेश्चन मेरे को नहीं आ रहा है, इसमें मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं इस क्वेश्चन को हल नहीं करूंगा, तो आपको जो 5वां है उसको रखना पड़ेगा। नहीं तो आपको 10% से ज़्यादा होते हो तो आप डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाओगे। तो कह रहे हैं 10% क्वेश्चन सेल बी, तो डिस्क्वालीफाइड। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, क्योंकि पहले क्या होता था कि माइनस मार्किंग के चक्कर में बच्चे क्वेश्चन छोड़ते ही थे, सभी छोड़ते थे। लेकिन अब ये नियम कर दिया गया कि अगर आपको आंसर आता है तो भी सही पे लगाना है, और नहीं आंसर आता तो 5वां जो ऑप्शन लगा रहा है उस पर आपको टिक लगा के, यानी जो OMR सीट है या ऑनलाइन सिस्टम है तो ऑनलाइन जो CBT है कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होता है उसमें तो कंप्यूटर में टिक लगाना है, और अगर OMR सीट है तो OMR में आपको टिक लगाना है। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से ये चर्चा अपनी हो गई है। हर पॉइंट को हमने छूने का प्रयास किया है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकती है, बशर्ते आपको अब अपनी तैयारियों में लग जाना है। अगर निश्चित समय रहते आप अपने सिलेबस को कवर कर लेते हो तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। कुल मिला की बात आपको एक करनी है, क्योंकि RPSC का जो सिलेबस है, नया सिलेबस, क्योंकि सिलेबस वापस रिवाइज होगा, वह सब जो सिलेबस है, पुराना जो सिलेबस है एज इट इज़ वैसा ही रखा गया है। इसलिए आपको सर्वप्रथम क्या करना है, इस सिलेबस की फोटोकॉपी निकालनी है और उसका 2-3 बार जिन्होंने रिवीजन नहीं किया वो सिलेबस का रिवीजन करें, ताकि उनको समझ में आ जाए कि कौन सी चीज़ है वो उनकी स्ट्रॉन्ग है, कौन सी उनकी जो चीज़ है वो कमज़ोर है। जो कमज़ोर सब्जेक्ट है उस पर वो ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं, और जो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है उसको वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करके इस भर्ती को वो क्वालिफाइड कर सकते हैं। तो ये थी आज के इस सेशन में एक बड़ी और लेटेस्ट खबर जो मैंने आपके साथ शेयर की है। निश्चित रूप से आज का जो सेशन है वो सब विद्यार्थियों के लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। अगर ये चीज़ आपको लगती है तो आज के इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और साथ में इस वीडियो को अपने साथियों के साथ भी शेयर कर देना है, ताकि जो विद्यार्थी अभी तक भी नहीं जगे हैं उनके पास अब जगने का मौका हो और वो अपनी तैयारियों को स्टार्ट कर दे। इसी आशा और विश्वास के साथ आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।